प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने सरल वाक्य के बारे में पढ़ लिया है। अब आइए हम मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पर 3 वाक्य मैंने लिखा है। पहला वाक्य है, मेरा विचार है कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं। दूसरा वाक्य है, जो गाय काली है वह मेरे दोस्त की है। और तीसरा वाक्य मैंने लिखा है, जब लॉकडाउन समाप्त हो तभी घर से बाहर निकलें। अब पहले वाक्य पर जरा गौर कीजिए आप। मेरा विचार है। मैं आपसे कहूं मेरा विचार है, तो आप लगेंगे मेरा मुंह देखने कि सर का क्या विचार है, सोचने लगेंगे। यहां पर एक विधेय है के माध्यम से एक विधेय आपको दिख रहा है, लेकिन बात अधूरी है। और जैसे ही मैं आगे की बात बोलता हूं कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं, तो आपको बात स्पष्ट हो जाती है। आप समझ जाते हैं कि सर का विचार है कि सर हम लोगों को व्याकरण पढ़ाएं। आपने देखा, यह वाक्य 2 उपवाक्यों में बंटा हुआ है। पहला उपवाक्य है मेरा विचार है, और दूसरा उपवाक्य है कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं। यह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। और कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं, यह जो उपवाक्य आया है यह संज्ञा की तरह है। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा कहते हैं नाम को। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी भाव के नाम को, यानी आप संसार में जितनी चीजें देखते हैं उसका नाम ले लीजिए, वही संज्ञा है। जैसे आपका अपना नाम, आपके शर्ट का नाम, आपके पैंट का नाम, आपके जूते का नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपके टेबल बेंच का नाम, कुर्सी मेज का नाम, कुछ भी, लाइट बल्ब प्रकाश पंखा AC टीवी फ्रिज कूलर, जो नाम ले लीजिए सब संज्ञा है। यहाँ तक कि भाव, आपका रोना हंसना, ये सब संज्ञा है। तो यह नाम की तरह, संज्ञा की तरह प्रयुक्त है। इसीलिए इसमें 2 उपवाक्य हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य हो गया और दूसरा हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इस प्रधान उपवाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपवाक्य आया है, और वाक्य में आश्रित है, आश्रय है, सहारे है। तो सहारे, आश्रय, आश्रित होने के कारण ही यह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और चूंकि संज्ञा की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। जो गाय काली है, मतलब क्या हुआ कि सामने कुछ गायें दिख रही हैं, सफ़ेद हैं, काली हैं, चितकबरी हैं, ऐसी करके कई गायें दिख रही हैं। अब उनमें 2 दोस्त हैं, किसी ने इंडिकेट कर दिया कि जो गाय काली है, तो अब तो बात तो स्पष्ट हुई नहीं, अधूरी रह गई। तो उसको पूरा करने के लिए फिर एक उपवाक्य आता है, वह मेरे दोस्त की है। यही बात मुख्य है। इसीलिए जो बात मुख्य होती है, वह जो बात मुख्य हो वही वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तो यह क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया इसमें। और यह जो गाय काली है वह मेरे दोस्त की है,
जो गाय काली है, यह पूरा का पूरा उपवाक्य इस वह की विशेषता बता रहा है। और विशेषण की परिभाषा तो आप पढ़े ही हैं। विशेषण के बारे में 9वीं कक्षा में या पिछली कक्षाओं में आप पढ़कर आए हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो यह पूरा का पूरा उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब तीसरे वाक्य में देखिए आप, जब लॉकडाउन समाप्त हो तभी घर से बाहर निकलें। मुख्य बात क्या है? तभी घर से बाहर निकलें, तभी घर से बाहर निकलें, यह मुख्य बात है। लेकिन बात अधूरी है। अगर हम केवल इतना पढ़ें जब लॉकडाउन समाप्त हो, तो आप सोचने लगेंगे तब क्या करेंगे। और केवल उधर वाला बात पढ़ दें कि तभी घर से बाहर निकलें, तो आप सोचेंगे कब। प्रश्न आएगा मन में ना, कब। तो आप देख रहे होंगे कि तभी घर से बाहर निकलें, इसको स्पष्ट करने के लिए यह वाला उपवाक्य आया है कि जब लॉकडाउन समाप्त हो, यह उपवाक्य आया है। अब यह पूरा का पूरा उपवाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? ऊपर हमने यहां देखा कि जो गाय काली है वह मेरे दोस्त की है, तो यह उपवाक्य वह की विशेषता बता रहा था, यानी यह वह सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन यह किसकी विशेषता बता रहा है? जब लॉकडाउन समाप्त हो तभी घर से बाहर निकलें। यह निकलने की क्रिया की, निकलें शब्द क्या है? क्रिया है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और यह हो गया प्रधान वाक्य। आपने देखा, अब तक हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं? 3 चीजें देखी। पहली चीज कि मिश्र वाक्य 3 तरह के होते हैं। और ये 3 तरह के कैसे होते हैं? तो अपने आश्रित उपवाक्य के कारण होते हैं। तीनों वाक्यों में प्रधान उपवाक्य है, लेकिन वह अधूरा अधूरा है जब तक कि उसका आश्रित उपवाक्य न आकर उसे पूरा अर्थ न दे, तब तक वह अधूरा है। लेकिन आश्रित उपवाक्य के आते ही वह पूरा अर्थ देने लगता है, विचार की पूर्णता हो जाती है, अर्थ आपको समझ में आ जाता है। और आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हुए? तो हमने देखा कि आश्रित उपवाक्य 3 तरह के आए। कभी संज्ञा बनकर आता है, कभी विशेषण बनकर आता है, और कभी क्रिया विशेषण बनकर आता है। तो इस तरह से मिश्र वाक्य अपने आश्रित उपवाक्यों के कारण 3 तरह के हुए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आप मिश्र वाक्य की परिभाषा भी बड़े आराम से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य मिलकर उसके अर्थ को पूरा करें या विचार पूर्णता लाएं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अपने से भी बना सकते हैं आप, परिभाषा रटी नहीं जाती, आप अपने से बना सकते हैं। क्या? जब एक वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य मिले हों और दोनों मिलकर के अर्थ को पूरा करते हों, विचार की पूर्णता लाते हों, तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसके साथ साथ आश्रित उपवाक्य के आधार पर मिश्र वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इन 3 भागों में, इन 3 भेदों में, इन 3 प्रकारों में बटा हुआ है। अब आइए हम परिभाषा और कुछ और मुख्य उदाहरण देखते हैं। अभी हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको जो समझाया और पढ़ाया उसे आप देख रहे हैं। यहाँ मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखी हुई है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य भी आश्रित हो या जुड़ा हो या मिश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित
उपवाक्य का मिश्रण होता है। उदाहरण तीनों वही हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको बाकायदे समझाया। यहाँ बॉक्स में लिखी एक बात को आप ध्यान में देंगे, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य दोनों मिलकर विचार पूर्णता को व्यक्त करते हैं, और हमने यह बताया भी आपको समझाते समय। आश्रित उपवाक्य के भेद, पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, इसकी परिभाषा क्या है? मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य, ध्यान दीजिए, मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा के रूप में प्रयोग हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके एक उदाहरण बताया था, मेरा विचार है कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं, तो कैसे है मैंने वहां स्पष्ट किया था। इसी तरह के कुछ उदाहरण मैं नीचे लिखा हुआ हूं, देखें आप। प्रधानाध्यापक ने कहा कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। प्रधानाध्यापक ने कहा प्रधान उपवाक्य, कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मैं देख रहा हूं कि बाहर बिजली चमक रही है। मैं देख रहा हूं प्रधान उपवाक्य, और कि बाहर बिजली चमक रही है संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अब गौ वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। कोरोना से बचने के लिए सावधानी एवं सुरक्षा आवश्यक है, मैं जानता हूं। यहां आपको की नहीं दिख रहा है। अब दोनों को पढ़ करके देखिए। कोरोना से बचने के लिए सावधानी एवं सुरक्षा आवश्यक है। आवश्यक है के बाद जो कॉमा देख रहे हैं आप, यह कॉमा ही अल्प विराम है, यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा है। तो इस तरह से लिखे वाक्य आएँ तो आप सावधान रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमा के बाद प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूँ से वाक्य पूरा हो रहा है। अगर इसे सही तरीके से पलट कर लिखा जाए तो क्या होता? मैं जानता हूँ कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी एवं सुरक्षा आवश्यक है। आप भ्रमित न हों, इसीलिए मैंने यहाँ यह दूसरा प्रारूप भी लिखकर दिखा दिया ताकि आप संज्ञा आश्रित उपवाक्य को आसानी से समझ जाएं, और जब इस तरह के वाक्य आएं तो आप घबराएं नहीं। घ देखिए, माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? एक और, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो, पूछा के बाद जो कॉमा है और दोहरे उद्धरण चिन्ह में कहाँ जा रहे हो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माँ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो की को हटाकर की हट जाने की वजह से पूछा के बाद कॉमा लगा है और आगे के कथन को दोहरे उद्धरण चिन्ह में रख दिया गया है और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो माँ ने पूछा प्रधान उपवाक्य और कहाँ जा रहे हो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। महापुरुषों का मत है कि व्यक्ति अपने परिश्रम से पूजा जाता है। महापुरुषों का मत है प्रधान उपवाक्य, कि व्यक्ति अपने परिश्रम से पूजा जाता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब हमने संज्ञा आश्रित उपवाक्य आपको पढ़ा दिया, आप समझ गए होंगे। आइए हम संज्ञा के बारे में आप पहले से भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉक्स में लिखा है, आपको स्मरण में आ जाएगा। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। वह नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, पदार्थ, जाति और भाव का हो सकता है। मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसके द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक 2 भेद और मानते हैं। तो यह रहा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब आप देख रहे हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य और उसकी परिभाषा लिखी हुई है। किसी वाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो पुस्तक सफ़ेद है वह हिंदी की है, तो वह हिंदी की है प्रधान उपवाक्य, और जो पुस्तक सफ़ेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गई। यही वह प्रदेश है जहां भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए थे। यही वह प्रदेश है, यह प्रधान उपवाक्य है, और जहां भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए थे यह विशेषण आश्रित उपवाक्य के रूप में आया है। जो विद्वान होता है उसे सभी चाहते हैं, तो उसे सभी चाहते हैं यह प्रधान उपवाक्य है, और इसके विशेषण आश्रित उपवाक्य के रूप में क्या आया है? जो विद्वान होता है। किसे सभी चाहते हैं? तो जो विद्वान होता है। इसी तरह 2 और उदाहरण हैं। तुमने जो कलम खरीदी है वह बहुत महंगी है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। विशेषण के बारे में आप जानते ही हैं,
यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ भी पढ़ करके आप स्मरण कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो कार्य विशेष्य है, अच्छा कार्य की विशेषता बता रहा है इसलिए वह विशेषण है, और बहुत अच्छा की विशेषता बता रहा है इसलिए वह प्रविशेषण है। अब हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को देखते हैं। उसकी परिभाषा देखिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको बाकायदे समझाया भी। कुछ उदाहरण यहाँ और देखिए। जैसे ही घंटी बजी मैंने फ़ोन उठा लिया। दूसरा, जैसे ही पढ़ने को सुना नींद आने लगी। लॉकडाउन समाप्त होगा तभी बाहर निकलना। आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं। जहां पानी लगा है वहां से बचकर जाना। ये सभी वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन है? तो जैसे ही घंटी बजी, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और मैंने फ़ोन उठा लिया, यह प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही पढ़ने को सुना नींद आने लगी, जैसे ही पढ़ने को सुना यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और नींद आने लगी प्रधान उपवाक्य है। लॉकडाउन समाप्त होगा तभी बाहर निकलना, तभी बाहर निकलना यह प्रधान उपवाक्य है, और लॉकडाउन समाप्त होगा यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं यह प्रधान उपवाक्य है, लेकिन कब बैठूंगा उसके लिए आश्रित के रूप में, आश्रय के रूप में एक उपवाक्य आया है, आपकी आज्ञा हो तो यह, आपकी आज्ञा हो तो यह उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। जहां पानी लगा है वहां से बचकर जाना, प्रधान उपवाक्य क्या है? वहां से बचकर जाना। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है? जहां पानी लगा है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इन 3 भेदों से मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? बॉक्स में उसकी परिभाषा और एक उदाहरण हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। आप पढ़कर आए हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख लें, आपको स्मरण हो जाएंगी पुरानी बातें। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द का एक भेद है। यह क्रिया की विशेषता बताता है। अर्थ के आधार पर इसके यानी क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाता है। यह वाक्य हमने क्यों लिखा है? क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाला ऊपर हम देख कर आए हैं प्रविशेषण कहलाता था, लेकिन क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला भी क्रिया विशेषण ही कहलाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण देख लीजिए। वह बहुत तेज चल रहा है। यहां तेज चल रहा है क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण है, और बहुत तेज की विशेषता बता रहा है इसलिए वह भी क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, आपने मिश्र वाक्य की परिभाषा पढ़ी, इसके साथ मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है आपने यह जाना। साथ ही आश्रित उपवाक्य के आधार पर मिश्र वाक्य के या आश्रित उपवाक्य के भेद क्या क्या होते हैं। तो आपने जाना कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। यह 3 प्रकार होते हैं। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? तो एक मिश्र वाक्य दिया रहेगा और मिश्र वाक्य दिए रहने के बाद उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आश्रित उपवाक्य को रेखांकित करते हुए
उसका नाम लिखिए। तो मान लीजिए विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है, तो आप विशेषण आश्रित उपवाक्य को रेखांकित कर देंगे और नीचे नाम लिख देंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है तो उस उपवाक्य को रेखांकित करके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिख देंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटिए तथा आश्रित उपवाक्य का नाम भी लिखिए। तो अब आप जो पढ़े हैं बड़े आराम से उसको लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने जो पढ़ा, सरल वाक्य पढ़ लिया और साथ ही साथ मिश्र वाक्य भी आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपके लिए गृह कार्य है। आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ या दादा दादी के साथ कोशिश करिए कि आज आप केवल और केवल मिश्र वाक्य में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? दादाजी से कोई बात सुनकर घर में आइए और अपनी बहन से कहिए कि दादाजी ने कहा कि रीना को कह दो वह पानी लेकर आए। इसी तरह अपने मम्मी से कोई बात सुनकर आइए और अपने पापा को आकर कहिए कि मम्मी ने कहा है कि पापा से जाकर कह दो सब्जी ले आएं। इस तरह आपस में आप लोग केवल और केवल मिश्र वाक्य में बात करने का प्रयास करें। साथ ही उसे कॉपी में लिख कर देखें। जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उसे कॉपी में लिख कर देखें भी, और कितना मज़ा आता है। अगले वीडियो में हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक का पाठ 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। अब यदि इसी पाठ के नाम को आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो वह कहलाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए इस पाठ के पहले भाग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। भूमिका में हम जानेंगे कि इस पाठ में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला विषय होगा सातत्य। इसमें हम जानेंगे कि सातत्य होता क्या है, या फिर यदि हम किसी फलन को कहते हैं कि वह सातत्य है तो ऐसा कब होता है। फिर हम देखेंगे अवकलनीयता, यानी किसी भी फलन की अवकलनीयता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि सातत्य तथा अवकलनीयता आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सातत्य तथा अवकलनीयता में संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सातत्य का अर्थ जानते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके सामने एक फलन कुछ विचित्र प्रकार से परिभाषित है, लेकिन ऐसा फलन आपने कक्षा 11वीं में भी देखा होगा। कक्षा 11वीं में एक पाठ था आपका, पाठ 13, सीमा एवं अवकलन। उसमें आपने इस प्रकार के फलनों की चर्चा करी होगी। ये फलन आप पढ़ते कैसे हैं? ये फलन इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि f ऑफ x का मान 1 होगा यदि x का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, और दूसरी स्थिति ये होगी कि f ऑफ x बराबर होगा 2 जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। आइए एक आलेख देखते हैं। ये आलेख जो है ये आपके सामने जो फलन दिया गया है इसी का आलेख है। x का मान जब 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ रहता है? वो बिंदु रहेगा y अक्ष पर, और जब x का मान 0 से छोटा है तो x के ऋणात्मक दिशा की ओर देखा जाएगा। अब इस बिंदु को निर्देशांक दिए गए हैं 0,1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तब f ऑफ x यानी जो y है उसका मान 1 है। अब यदि मैं दूसरी स्थिति को देखूं, x का मान जब 0 से बड़ा है, यानी ये जो है वो
धनात्मक दिशा में है, x के सभी धनात्मक मानों की चर्चा की गई है, तब उसको आप इस बिंदु से दर्शाएंगे जिसके निर्देशांक है 0,2। यानी जब x का मान 0 से बड़ा है तो f of x का मान 2 है। अब f of x का मान जो है वो x के मान के हिसाब से बदल रहा है, तो इस कारण आप ये कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह सातत्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे f of x का मान 1 है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और f of x का मान 2 है जब x का मान 0 के बराबर है। तो इसका जो आप यहाँ पे आलेख देख रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने पिछला आलेख समझा था। x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तब y बराबर 1 एक रेखा खींच दी गई है, और x का मान जब 0 है यानी y अक्ष पर, वहां पर f of x का मान 2 है, तो निर्देशांक लिख दिए गए हैं 0,2। ये फलन जो है वह भी सातत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातत्य की परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल टू f of c। आइए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य है एक फलन x बराबर c पर संतत है यदि फलन x बराबर c पर परिभाषित है, और यदि x बराबर c पर फलन का मान x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है। अगला तथ्य है यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस है, तथा c को एक असांतत्य का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आप इन तथ्यों से समझे क्या? पहले तथ्य में कहा गया फलन x बराबर c पर संतत होगा यदि फलन का मान और फलन की सीमा उस बिंदु पर आपस में बराबर हो जाती है, और जब फलन संतत नहीं होता तब हम कहते हैं कि फलन असंतत है। और जिस बिंदु पर हमने जांचा होता है कि फलन संतत है या नहीं, उस बिंदु को असांतत्य का बिंदु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 1 पर फलन f of x बराबर 2x जमा 3 के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, तो f of 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर 1 रख दीजिए जमा 3, यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि आ जाता है 5। अब हमने देख लिया कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है और मान भी ज्ञात कर लिया x बराबर 1 पर। अब हम x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। तो हम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? सीमा 2 प्रकार की होती है, पहली बाएं हाथ की सीमा और दूसरी दाएं हाथ की सीमा, और जब इन दोनों सीमाओं का मान बराबर होता है तब हम कहते हैं कि इस फलन की सीमा जो है वह परिणाम में आने वाला अंक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले निकालते हैं दाएं हाथ की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तो ये जो a प्लस है आप यहाँ पर अपना बिंदु रखेंगे जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3। अब 3 तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 के साथ वहां पर x है नहीं, x का मान ही तो 1 की तरफ बढ़ रहा है। अब यदि अगर x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो उससे 3 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो हम 2 के साथ 1 को गुना कर देंगे और उसमें 3 वैसे का वैसा जोड़ देंगे, तो मिल जाएगा 5। अब x बराबर 1 पर जब फलन परिभाषित था तो f of 1 भी 5 आ रहा था और दाएं हाथ की सीमा जो है वो भी 5 आ गई। अब यदि
बाएं हाथ की सीमा भी 5 आ जाए तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन सातत्य है। देखते हैं बाएं हाथ की सीमा। बाएं हाथ की सीमा होती है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3 कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि हो गया 5। अब x बराबर 1 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही 5 आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर हो गई और x बराबर 1 पर हमारा जो फलन f है वह संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x के सातत्य पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फलन को परिभाषित करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मॉड के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें दो तरीके की स्थितियां आती है, या तो जो फलन है उसका मान 0 से छोटा होगा या फिर फलन का मान 0 से बड़ा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि 0 ही एक ऐसा संख्या है या एक ऐसा बिंदु है जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इन दोनों को अलग करता है। अब f ऑफ x परिभाषित है कुछ इस प्रकार कि f ऑफ x का मान हो जाएगा माइनस x जब x का मान 0 से छोटा होगा और x हो जाएगा जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, यानी x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। अब हम इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फलन सातत्य है या संतत है ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है? फलन की जो सीमा है उस बिंदु पर और फलन का जो मान है उस बिंदु पर उनको आपस में बराबर करना होता है। तो f के बाएं पक्ष की सीमा जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब 0 से छोटा है x तो उसका मान माइनस x है, तो ये हो गया 0। और f के दाएं पक्ष की जब हमने सीमा देखी तो वो हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अब x का मान जब 0 से बड़ा है उसके लिए फलन जो है वो x ही था, तो हमने फलन का मान वैसे का वैसा लिख दिया, ये भी 0 हो गया। तो x बराबर 0 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही आपस में बराबर हो जाती है। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान 0 पे सब आपस में बराबर हो गए। आप इसको सिद्धांतों में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर f संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं। अगले विषय में एक परिभाषा दी गई है और कहा गया है एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी f एक ऐसा फलन है जो समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। समृद्ध अंतराल एक ऐसा अंतराल होता है जिसमें अंतराल में दिए गए दोनों बिंदु और उनके बीच के सभी बिंदु जो हैं वो आते हैं। तो यदि फलन जो है वो एक समृद्ध अंतराल में परिभाषित है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a और लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ b। यानी जो अंतराल में शुरू करने वाली संख्या होगी उसके दाएं ओर की सीमा ले लीजिए और जहां पर अंतराल समाप्त हो रहा है वहां के बाएं ओर की सीमा ले लीजिए। उसका मान जो है वो उनके क्रमशः बिंदुओं पर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने सीखा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे संतत फलनों का बीजगणित यानी एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। घर जाइए, जितना भी पाठ आपको आज पढ़ाया गया है उसको एक बार फिर से देखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का छठा भाग समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की और जानेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र से और खोजते हैं कि इस प्रकार के संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो दोस्तों, एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो पतली चालक पट्टिकाओं को एक दूसरे के सामने समानांतर रखा जाता है और इन्हें एक छोटी सी दूरी से पृथक किया जाता है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी के तुलना में इन पट्टिकाओं का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पट्टिकाओं के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इनमें से एक पट्टिका को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस पर धनात्मक Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी पट्टिका को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जिसकी वजह से इस पट्टिका पर ऋणात्मक Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब धारिता जानने के लिए हम संधारित्र से जुड़ी कुछ राशियों को जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर Q संधारित्र पर आवेश कहा जाता है, जबकि D दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। A को चालक पट्टिका का क्षेत्रफल कहा जाता है। इसके अलावा दोनों पट्टिकाओं के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र E से दर्शाया जाता है। इनके साथ साथ दोनों पट्टिकाओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो Q/A होता है, इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है और दोनों पट्टिकाओं के बीच उपस्थित वायु या किसी कुचालक पदार्थ की पारगम्यता को एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, धारिता को जानने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि चालक पट्टिकाओं के बीच वायु या निर्वात उपस्थित है। अब जैसे कि हम अपने पहले अध्याय में देख चुके हैं कि किसी पतली चालक पट्टिका की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र E होता है σ/ε0 और जो बराबर होता है Q/A ε0 के भी, और विभव होता है विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी का गुणनफल, यानी विभव V होगा QD/A ε0। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि किसी संधारित्र की धारिता होती है Q/V, तो यहाँ पर V का मान ऊपर वाले समीकरण में रखने पर C यानी धारिता आती है QA ε0/QD, या फिर इसे लिख सकते हैं A ε0/D। आइए अब एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें पट्टिकाओं के बीच कोई कुचालक पदार्थ यानी कि कोई परावैद्युत उपस्थित है। मान लेते हैं कि इस परावैद्युत की मोटाई T है और इस पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति एप्सिलॉन है। इसके अलावा K इस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच दो माध्यम हैं, एक वायु और दूसरा परावैद्युत पदार्थ। चलिए मान लेते हैं कि वायु में विद्युत क्षेत्र को EA से दर्शाया जाता है, जबकि किसी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र को EM से दर्शाया गया है। अब जैसा कि हमने कहा था कि विभव होता है E/D, तो यहाँ पर दो माध्यम होने की वजह से विभव V होगा EA/D-T जमा EM/T, यानी वायु में विद्युत क्षेत्र और वायु माध्यम की मोटाई का गुणनफल तथा परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई का गुणनफल का योग। और किसी चादर की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है σ/ε, यानी यहाँ पर
समीकरण बन जाएगी V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा D घटा T जमा सिग्मा बटे एप्सिलॉन गुणा T। अब सिग्मा और एप्सिलॉन का मान रखने पर समीकरण आती है V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट गुणा D घटा T जमा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट K गुणा T, जिसे हल करने पर आता है विभव V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D घटा T जमा T बटे K। और जैसा कि हम जानते हैं कि धारिता होती है Q बटे V, तो विभव V का मान ऊपर वाली समीकरण से इस समीकरण में रखें तो धारिता आएगी C बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D घटा T जमा T बटे K, जिसे हल करने पर आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D घटा T जमा T बटे K। अब दोस्तों, अगर हम माने कि दोनों पट्टिकाओं के बीच में एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हैं कुछ इस तरह से, तो इस निकाय में कुल धारिता को प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसी एक परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में बनने वाली धारिता के फॉर्मूले की, और इस तरह से इस निकाय के लिए कुल धारिता होगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D घटा T1 जमा T2 जमा T3 और इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त जमा T1 बटे K1 जमा T2 बटे K2 जमा T3 बटे K3 एंड सो ऑन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा समांतर प्लेट संधारित्र को और निकाला उसकी धारिता को, और इसके अलावा जाना किसी धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय संधारित्रों के संयोजन की, जो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का 7वां भाग समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे संधारित्रों के संयोजन को, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन, जिन्हें हम इस वीडियो में एक एक कर समझेंगे और प्राप्त करेंगे कि ऐसे संयोजन की कुल धारिता कितनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं संधारित्रों के संयोजन को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की और उसके बाद पार्श्व क्रम संयोजन की। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र एक दूसरे के दाएं बाएं में जुड़े रहते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये तीनों ही संधारित्र आपस में दाएं बाएं में जुड़े हैं, जिसकी वजह से संधारित्र का ऋणात्मक सिरा दूसरे संधारित्र के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इन तीनों ही संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है, जबकि इनकी वजह से बनने वाला विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। दोस्तों, इस तरह के संयोजन में सभी संधारित्र पर एक समान आवेश उत्पन्न होता है, जिसे यहाँ Q से दर्शाया गया है। तो इस परिपथ में कुल विभवांतर V प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर का योग होगा, यानी V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि V1 होता है Q बटे C1, ठीक इसी तरह V2 होगा Q बटे C2 तथा V3 होगा Q बटे C3। तो कुल विभवांतर V को लिखा जा सकता है V बराबर
Q बटे C1 जमा Q बटे C2 जमा Q बटे C3। दोस्तों, इस समीकरण के दाईं पक्ष में Q को कॉमन निकालकर अगर हम बाएं पक्ष की ओर ले जाएं तो V बटे Q जो बराबर होता है 1 बटे C के, वो आएगा 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3। यानी श्रेणीक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की कुल धारिता होती है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3 के। यानी हम इन तीनों संधारित्रों को एक ऐसे संधारित्र से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसकी धारिता इनकी कुल धारिता के बराबर हो। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के संयोजन की, जो कहा जाता है पार्श्वक्रम या समांतर संयोजन। दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, यानी इन सभी संधारित्रों के धनात्मक सिरे एक साथ जबकि ऋणात्मक सिरे एक साथ जुड़े रहते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में इन तीनों ही संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है, ऊपर नीचे जुड़े हैं। इसके अलावा इस प्रकार के संयोजन में किसी एक संधारित्र के लिए विभवांतर का मान वही होता है जो इस पूरे परिपथ के लिए है, और इस विभवांतर को बनाए रखने के लिए हर एक संधारित्र ठीक उसी प्रकार से आवेशित भी होता रहता है। यानी इस परिस्थिति में जो चीज बदलती है वो है आवेश। यानी इस परिपथ में कुल आवेश प्रत्येक संधारित्र पर मौजूद आवेशों का योग होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 जमा Q2 जमा Q3 के। अब जैसा कि हमें पता है कि Q1 बराबर होता है C1 गुणा V के, ठीक इसी प्रकार Q2 बराबर होगा C2 गुणा V और Q3 बराबर होगा C3 गुणा V के। तो यहाँ पर कुल आवेश Q होगा C1V जमा C2V जमा C3V। दोस्तों, यहाँ से V को कॉमन निकालकर और समीकरण के बाएं पक्ष की ओर ले जाने पर Q बटे V जो बराबर होता है C के, वह आता है C1 जमा C2 जमा C3। यानी इस परिस्थिति में भी इन तीनों संधारित्रों को एक ऐसे संधारित्र से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसकी धारिता इन तीनों संधारित्रों की धारिता का योग होगा। आइए अब आज के इस वीडियो में समझाए गए विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, दो संचकों को जिनकी धारिताएं 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और 10 वोल्ट का विभवांतर संयोजन पर लगा दिया गया है। संचकों पर आवेश का परिमाण निकालें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता होती है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2, जिसे हल करने पर आता है C बराबर C1 गुणा C2 बटे C1 जमा C2। और दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि C1 बराबर है 5 माइक्रोफैरड, C2 बराबर है 10 माइक्रोफैरड और V बराबर है 10 वोल्ट के। तो इन सभी राशियों का मान समीकरण में पुट करने पर तथा इसे हल करने पर धारिता C आएगी 3.33 माइक्रोफैरड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश बराबर होता है, यानी यहाँ पर Q आएगा C गुणा V। अब फिर से हम यहाँ पर C तथा V का मान रखें तथा इसे हल करें तो Q आता है 33.3 माइक्रोकूलम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज की इस वीडियो में हमने समझा विभिन्न प्रकार के संधारित्रों के संयोजन को, जो थे
श्रेणी क्रम संयोजन और प्राप्त की उसकी कुल धारिता, जबकि दूसरा था पार्श्व क्रम संयोजन जिसकी कुल धारिता थी C1 जमा C2 जमा C3। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अंतिम भाग की, जिसमें हम समझेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा को और वान डे ग्राफ जनित्र को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने क्लास 12 में मैथ्स के चैप्टर सातत्व तथा अवकलनीयता को पढ़ा और फिजिक्स में हमने स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के पाठ को पढ़ा। इसी के साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।